Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 2nd of July. So let's start the day with the first important topic and that is Global Livability Index 2023. तो हाल ही में Global Livability Index जो है उसको पब्लिश किया गया है, तो हम इसके बारे में जो भी फैक्ट्स होगा फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, ये रिलीज करता है. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहीं ना कहीं एनुअल बेसिस पे इस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है. एक थिंक टैंक है, आपको देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU. इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो जो इंडेक्स है इसमें 172 सिटीज को कवर किया गया है, जिसमें वियना ऑस्ट्रिया जो है वो अगेन बेस्ट सिटी जो है वो रैंक करता है वर्ल्ड में. इसका स्कोर 98.4 है. इसके बाद में आपको कोपेनहेगन डेनमार्क का, मेलबर्न और सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो दो लगातार शहर हैं वो 3rd और 4th रैंक पे आपको देखने को मिल जाएंगे. बट टॉप पे वियना ऑस्ट्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है. इसी के साथ साथ में वैंकूवर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये 5th बेस्ट सिटी है. टॉप 5 में ये सारे नेशंस के मतलब सिटीज आते हैं. नाउ 2023 का जो इंडेक्स है उसमें वियना का सक्सेस जो है वो ये बताता है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है और हेल्थ केयर सर्विसेज भी काफी बेहतर वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं. साथ साथ में कल्चर और एंटरटेनमेंट का भी काफी आपको वहाँ पे मतलब रिसोर्सेज देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो अल्जीरियास का ही एल्जियर्स है, लीबिया का ट्रिपोली है और सीरियास का डेमस्कस है. ये 3 लीस्ट लिवेबल सिटीज हैं दुनिया के. तो डेमस्कस जो है सीरिया का, ये आपको लीस्ट देखने को मिल जाएगा. तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में कई बार प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर सवाल होता है, तो आपको सिटीज दे देंगे और कंट्रीज दे देंगे मैच करने के लिए. तो डेमस्कस जो है वो सीरिया का है, इवन ये कैपिटल भी है. साथ साथ में ट्रिपोली आप देखोगे तो लीबिया का है. तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अल्जीरियस तो ठीक है, चलो अल्जीरिया आप यहाँ से याद कर सकते हो, लेकिन बाकी जो है वो भी आप, क्योंकि ये इंडेक्स न्यूज में है तो क्वेश्चन किसी भी वे में हो हमको प्रिपेयर रहना है. टॉप रैंक जो है वो आप देखोगे तो यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन सिटीज ही डोमिनेट करते हैं मोस्टली इस इंडेक्स के हिसाब से. एशियन कंट्रीज में ओसाका जो है जापान का, वो आपको देखने को मिल जाएगा कि इकलौता एशियन कंट्री है जो टॉप 10 में है. ओसाका जो है वो आपको 9th रैंक पे देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट जो फाइंडिंग्स है वो दिखाता है कि ये ऑप्टिमिज्म मतलब कहीं ना कहीं चलो एक ग्रोथ है कि पिछले 15 साल में देखा जाए तो हेल्थ केयर और एजुकेशन जो है वो एशियन कंट्रीज में बढ़ा है. साथ साथ में जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जैसे कि अफ्रीकन और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, ऑल्दो वो रीच है, लेकिन स्टिल वहां पे भी उस हिसाब से जो एजुकेशन और हेल्थ केयर था वो नहीं था, जो कि एक बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाया है इस इंडेक्स ने. तो ये एक आप मेंस में लिख सकते हो कि किस तरीके से पूरा जब भी हम ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजों को कवर करते हैं तो ये एक आप पॉजिटिव पॉइंट वहां पे दिखा सकते हो. रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करता है ओवरऑल इंक्रीज लिवेबिलिटी के स्कोर में कि किस प्रकार से हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट हुआ है, एजुकेशन में, कल्चर में, एंटरटेनमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में. हालांकि स्टेबिलिटी जो है वो डिक्लाइन किया है स्लाइटली, क्योंकि सिविल अनरेस्ट और क्राइम रेट्स जो है वो बढ़े हैं. रशिया यूक्रेन वॉर हम देख रहे हैं, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं. साथ साथ में आप देखोगे तो यूएसए और चाइना अपने आप में है. इंडिया का भी जो रिलेशन है स्पेशली विद चाइना और पाकिस्तान उस तरीके से आप देख सकते हो, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में अपने आप में चालू रहता है. इजराइल पैलेस्टाइन का एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एक अलग है. तो पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से मतलब इवन हमने देखा कि सूडान में जो आपको देखने को मिल जाएगा कि सिविल वॉर चालू था. तो उस तरीके से मतलब हर जगह आपको दुनिया भर में ये चीजें इस वजह से स्टेबिलिटी जो है वो हल्का सा डिक्लाइन हुआ है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय शहरों का. तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की माने तो दिल्ली और मुंबई जो है वो मोस्ट लिवेबल सिटीज हैं भारत के. ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों दिल्ली और मुंबई जो है उनका स्कोर सिमिलर रहा इस इंडेक्स में और ये 141st रैंक को शेयर किए हैं. मतलब दोनों ही जो है वो 141st, मतलब ये हमारे लिए बहुत चिंता का बात है कि टॉप 100 में भारत का कोई भी शहर नहीं है. 150 में सिर्फ दिल्ली और मुंबई जो है वो 141st में आते हैं. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और दिल्ली मुंबई को छोड़े तो चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु जो है वो मतलब 173 के लिस्ट में अपना नाम बनाते हैं. इसी के साथ साथ में आप देखोगे इनका स्कोर है, चेन्नई 144 पे है, अहमदाबाद 147 पे है, बेंगलुरु 148 पे है. यानी कि जो भारत के शहर हैं वो 140 से 150 में ही डोमिनेट करते हैं. मतलब इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो 5 ब्रॉड कैटेगरीज इस इंडेक्स का. तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो वर्स्ट लिविंग कंडीशंस है उस चीज को ध्यान में रख करके कि जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं. तो यूपीएससी कई बार आपसे पूछता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो 5 फैक्टर्स हैं. कई बार होगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी है, यहाँ पे हेल्थ केयर है, कल्चर है, एनवायरनमेंट है और एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो इन सभी पैरामीटर्स पे काम करने के बाद ही किसी सिटी का जो रैंकिंग है वो इंप्रूव होगा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थीम्स क्या इंक्लूडेड था इस साल में. तो सिटीज जिनके पास में बेस्ट और वर्स्ट लिविंग कंडीशंस है दुनिया का, और एक रिटर्न है टू ऑर्डर आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक. तो कहीं ना कहीं जब कोविड-19 आया उसके बाद में किस तरीके से दुनिया का रिटर्न हुआ है, बाउंस बैक हुआ है. डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अपना इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं इस इंडेक्स के हिसाब से. हालांकि आपको जैसा कि हमने बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आपको देखने को मिल जाएगा कि डिसरप्शन तो देखने को मिला है और इस वजह से लिवेबिलिटी जो है वो मुश्किल में थोड़ा सा है.
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दैट इज मलेरिया। तो यूएसए ने आइडेंटिफाई किया है 5 केसेस मलेरिया का उन लोगों में जिनका हिस्ट्री कोई नहीं रहा है इंटरनेशनल ट्रैवल का, वो कहीं गए नहीं हैं। और इसी साथ साथ में यूएसए का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है सीडीसी, उन्होंने इशू किया एक अलर्ट जहां पे वो जो क्लिनिशियंस हैं उनको कह रहा है वो कि मलेरिया को डायग्नोसिस किया जाए लोगों में, और जिनके पास फीवर हो अननोन ओरिजिन से लैबोरेटरीज में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ केस है तो प्रिकॉशंस लेकर के और मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट करने के लिए उनको नसीहत दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मलेरिया के बारे में। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके ऊपर हर साल लगभग सवाल पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में। तो मलेरिया जो है वो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, तो यानी कि एक पैरासाइट से होता है जो ट्रांसमिट किया जाता है बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मस्कीटो। तो अगर कोई मस्कीटो है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उससे, और फिर वो जाकर के किसी इंसान को अगर वो मतलब काटता है तो उस तरीके से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वो स्प्रेड हो जाता है मलेरिया। और इसी के साथ साथ में ये आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी नेशंस लाई करते हैं, जैसे भारत उसमें लाई करता है, तो ये आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज में देखने को मिलेगा। इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे हैं और चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल जिनका एचआईवी या एड्स जिनको है वो हाइयर रिस्क पे होते हैं ऐसे इन्फेक्शन के। और यहाँ पे आप सिम्टम्स देख सकते हो मलेरिया का कि हेडेक्स वगैरह होना सेंटर में, साथ साथ में स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाएगा, और स्टमक में आपको देखने को मिल जाएगा कि नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन वगैरह जैसी चीजें, ब्लडी स्टूल्स हो जाएगा, स्किन जो है वो चिल करने लग जाएगा तो ठंड लगने लग जाएगा, मस्क्यूलर भी होगा तो उसमें बहुत दर्द होगा, बॉडी एक पूरा बहुत ज्यादा, इसी के साथ साथ में ड्राई कफ आने लग जाएगा, और फिर बैक पेन वगैरह और स्वेटिंग भी लगातार आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मलेरिया का है, और अगर ऐसा किसी को रहता है तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्प्रेडिंग का। तो ये लोगों से फैलता है बाई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एसएससी वगैरह में पूछा जाता है कि कौन से मस्कीटो के बाइट से होता है, तो फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो से होता है। नेक्स्ट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और कंटामिनेटेड नीडल्स, उससे भी देखने को मिल जाएगा। इस वजह से जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो वो दोनों को पहले सैंपल्स को कहीं ना कहीं चेक किया जाता है कि इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अगर है कि किसी इंसान को मलेरिया है और उसका ब्लड जो है वो किसी दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो फिर ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसको भी मलेरिया हो जाएगा। और अगर कंटामिनेटेड नीडल्स है, नीडल्स इसीलिए यूज एंड थ्रो होता है, एक बार यूज हुआ उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं स्प्रेड नहीं होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि अगर एक इंसान को मलेरिया हुआ है, अब हम जाकर के उस इंसान के पास अगर बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी मलेरिया अपने आप हो जाएगा। तो ये वायरल बीमारी की तरह नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स का। तो 5 प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्पीशीज हैं जो मलेरिया को क्रिएट करते हैं ह्यूमंस में, और 2 का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, फैल्सीपेरम और वाइवेक्स, जो कि ग्रेटेस्ट थ्रेट पहुंचाते हैं। फैल्सीपेरम जो है वो डेडलीस्ट मलेरिया का पैरासाइट है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा है, और वाइवेक्स जो है वो मलेरिया का डोमिनेंट है जो कि आपको सब सहारन अफ्रीका के बाहर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखोगे तो मलेरिया से ह्यूमंस जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा कि इन्फेक्ट किस तरीके से होते हैं। साथ साथ में सिम्टम्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। इसका प्रिवेंशन यही है कि मस्कीटो नेट्स वगैरह का इस्तेमाल करना या फिर रिपेलेंट्स वगैरह का उस तरीके से, और मेडिसिन वगैरह, मॉस्क्वेरियस का नाम का एक वैक्सीन भी है जो आपको देखने को मिल जाएगा कि उससे रिलेटेड ये कवर होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज बाल्ड ईगल। तो नेशनल सिंबल जो है यूएसए का बाल्ड ईगल, वो एक आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डोडो था वो 20th सेंचुरी का, हालांकि जो अमेरिकन बाल्ड ईगल है उसको रिमूव किया गया यूएसए के लिस्ट से एंडेंजर्ड स्पीशीज के 2007 में। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज का जो लिस्ट होता है उससे इसने रिमूव कर दिया था, क्योंकि बहुत ही मैसिव लेवल पे कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाया गया, और उसके बाद से जो इस पॉपुलेशन है इस बर्ड का वो लगातार बढ़ा है। बाल्ड ईगल आप देखोगे तो ये एक लार्ज पावरफुल बर्ड है जो कि नेशनल सिंबल भी है यूएसए का, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिंबल है यूएसए का 1782 से, ठीक है, तब से ही ये है। और ये फर्स्ट प्लेस किया गया था कि जब ये अपने स्प्रिंग्स को मतलब विंग्स को फैलाता है, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे जो ग्रेट सील है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है, और ये एक डार्क ब्राउन बॉडी है, हालांकि इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और ये अपने आप में आप देखोगे तो बाल्ड ईगल्स के पास में एक्चुअली बेयर हेड्स नहीं होते हैं, ठीक है, बेयर हेड्स नहीं होते हैं, और ये जो नेम आता है वो इसके ओल्डर मीनिंग से आता है जो कि व्हाइट हेडेड है। दरअसल बाल्ड का मतलब ये नहीं कि उनके पास में मतलब बाल नहीं है, ठीक है, बाल्ड का मतलब ये है कि वो इनिशियली से ही वो व्हाइट ईगल्स हुआ करते थे, इस वजह से उसको नाम दिया गया है। और जो फीमेल बाल्ड ईगल्स हैं वो बिट बिगर हैं देन मेल्स, कई बार हमने देखा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रखते हैं।
और इसका जो ईगल नेस्ट होता है उसको एरीज कहा जाता है। और बाल्ड ईगल्स जो है वो अपने नेस्ट बहुत ही मतलब टॉल ट्रीज के टॉप पे बनाते हैं और वो एग्स ताकि उनका सुरक्षित रह सके। डिस्ट्रीब्यूशन आप देखोगे तो ये इकलौता सी ईगल है जो एंडेमिक है नॉर्थ अमेरिका में, मतलब कि जो कनाडा, जो यूएस है, जो मैक्सिको वाला रीजन है, सिर्फ वहीं आपको देखने को मिलेगा, एंडेमिक। इसी के साथ साथ में जो मैजेस्टिक ब्राउन बॉडीड क्रीचर्स है वो अलास्का और कनाडा में भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ हम बात कर लेते हैं तो ये लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स, इन सब में आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो डाइट है वो कार्निवोर है, ठीक है, और ये स्कैवेंज करते हैं बाकी बर्ड्स पे और ईट करते हैं जो भी गार्बेज वगैरह होता है उससे रिलेटेड। मेनली फिश को फीड करते हैं और मतलब वाटरफॉल वगैरह क्रिएट करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, IUCN के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, चिंता का बात नहीं है। दूसरा है कि साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में आप देखोगे तो ये लीस्ट कंसर्न और अपेंडिक्स 2 के साथ साथ में ये इनका जो नेस्ट वगैरह का है वो आप देख सकते हैं। और इसी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जगन्नाथ रथ यात्रा 2023। तो जो 9 दिन का लॉन्ग एनुअल सोजॉर्न होता है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जो मतलब होली ट्रिनिटी लॉर्ड बालभद्र और देवी सुभद्रा और लॉर्ड जगन्नाथ जो है वो रिटर्न करते हैं जब ये मतलब पुरी का जो श्री मंदिर है वहाँ पे, तो उसी को लेकर के यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज को हम देख लेते हैं। कई बार डायरेक्ट सवाल हो सकता है जगन्नाथ जो रथ यात्रा है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो उड़ीसा में है। इसी के साथ साथ में इसको फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स कहा जाता है। साथ साथ में आप देखोगे तो ये आषाढ़ के महीने में होता है हिंदी कैलेंडर की बात माने तो। और ये जो फेस्टिवल है वो सिग्निफाई करता है कि ये एनुअल विजिट होता है लॉर्ड जगन्नाथ का, बलराम का और सुभद्रा का, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा ओडिशा के गुंदीचा टेम्पल में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो पिलग्रिमेज है वो देखने को मिल जाएगा कि ये माना जाता है कि उनके आंट का घर होता है और सिंबलाइज करता है इस त्योहार को। गॉडेस अर्धसिनी भी हैं जिनको मौसीमा भी कहा जाता है, जो बेसिकली इनकी आंट मानी जाती हैं। फिर आप देखोगे तो रथ यात्रा जो है वो 9 दिन का है जो कि बिगेस्ट चैरियट प्रोसेशन है ग्लोबली, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड। साथ साथ में ये इकलौता फेस्टिवल है दुनिया का जहाँ पे डीटीज को मतलब लिया जाता है साथ साथ में मंदिर के, ताकि वो मतलब ट्रैवल कर सके भक्तों के साथ में। तो इकलौता आपको देखने को मिल जाएगा। हिंदू माइथोलॉजी की माने तो जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं वो माने जाते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स के भगवान हैं, और उनके जो सिबलिंग्स हैं, एल्डर ब्रदर जो लॉर्ड बालभद्र हैं और सिस्टर उनकी जो देवी सुभद्रा है, जो 9 दिन का एनुअल सोजॉर्न इस बर्थ प्लेस से कंडक्ट होता है। और ये जो आइडल्स हैं उनको लिया जाता है गुंदीचा टेम्पल पे, जहां स्टिल बहुधा यात्रा चलता है। और ये फिर वापस से जगन्नाथ टेम्पल में 9वें दिन को ले जाया जाता है, और जो रिटर्न जर्नी है उसको बहुधा यात्रा भी कहा जाता है, मतलब रिटर्न। फिर आप 3 चैरियट्स की बात कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएगा कि कंस्ट्रक्ट किया गया है मतलब एक्सपर्ट कारपेंटर्स के द्वारा, जिनको महाराणा भी कहते हैं, और इसको बनाया गया वुड जो कि लोकली अवेलेबल ट्रीज से मिलता है। साथ साथ में जो चैरियट है अपना नाम इनको दिया गया है नंदी घोष जो भगवान जगन्नाथ का है, जो भगवान बालभद्र का है उसको तलध्वज, और साथ में देवी सुभद्रा जी का जो है वो दर्प दलन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो रथ है वो डिवोटीज यानी कि जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा इसको मतलब खींचा जाता है। साथ साथ में जगन्नाथ टेम्पल की बात कर लेते हैं तो ये टेम्पल डेडिकेटेड है ओडिशा राज्य में पूरी शहर में भगवान विष्णु के अवतार को दर्शाया जाता है। और जगन्नाथ टेम्पल जो है वो हिंदू जो पिलग्रिमेज सेंटर्स है, 4 धाम जिसको बोला जाता है, उनमें से एक है जहाँ हिंदू एक्सपेक्टेड है कि वो अपने जीवन में एक बार जरूर जाएंगे वहां पे। और ये आप मंदिर की तस्वीर भी देख सकते हैं। साथ साथ में आपको जो देखने को मिलेगा कि ये लकड़ी से जो बनाया जाता है जिसमें स्टोन और मेटल आइडल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा तो ये उस वक्त के राजा जो थे अनंत वर्मन चोड़ा गंगा देवा, तो उस समय में था, जो कि फाउंडर भी थे गंगा डायनेस्टी के, यानी कि ये 12th सेंचुरी एडी का। तो अनंत वर्मन आपको ध्यान रखना है, गंगा डायनेस्टी और समय 12th सेंचुरी एडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर जो है वो कलिंग आर्किटेक्चर है। अब देखिए नागरा जो है वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल होता है, जैसे अयोध्या टेम्पल। द्रविडियन जो है वो आपको साउथ इंडिया। साथ साथ में आप देखो कि उसके अलावा जो कलिंग आर्किटेक्चर है वो ओडिशा वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, देवसा वगैरह भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, हाई रेस्ट प्लेटफॉर्म, इस तरीके से इसको रेस किया जाता है। 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें विमान होता है। साथ साथ में आप देखो कि विमान में ही गर्भगृह और जगमोहन और नाट मंडप और भोग मंडप, ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इन पार्ट्स का, इसको कॉम्बिनेशन को दोनों को कहा जाता है रेखा और पिद्धा। ये यूपीएससी आर्किटेक्चर बेस्ड सवाल पूछती है तो आप ध्यान रखेंगे। विमाना जो है वो नागरा स्टाइल में है, ठीक है, और बाकी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसको मतलब नागरा स्टाइल में ही रखा गया है। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं शैडो जो है दिन का, ये जो मेन टेम्पल है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि कोई शैडो इस मंदिर का पड़ता ही नहीं है जमीन पे किसी भी वक्त दिन के। आप पूरे दिन में भी आप देखोगे तो इस मंदिर का जो परछाई है वो कभी भी जमीन पे आपको नहीं नजर आएगा। और जो फ्लैग है इसका वो फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड के, और ये चेंज होता है हर दिन। तो अगर विंड का बहाव इस दिशा में है तो फ्लैग जो है वो उल्टी दिशा में बहेगा। ये मतलब आपको देखने को मिल जाएगा जो बहुत यूनिक है।
शैडो और फ्लैग वाली बात। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो अरुणा स्तंभ भी है, सन पिलर और सन टेम्पल भी कोणार्क में, इसको व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ हम बात कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। और इसी के साथ साथ में आप भारत का मैप हमारा यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे 4 धाम की बात कर ली जाए तो बद्रीनाथ है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है, साथ साथ में उड़ीसा में आप देखेंगे तो जगन्नाथ टेम्पल है, और फिर तमिलनाडु में आप देखेंगे तो ये रामेश्वरम टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चारों हैं ये भारत के मतलब हिंदू मतलब माइथोलॉजी या फिर आप पिलग्रिमेज साइट्स की बात करोगे तो इसमें ये चारों को कवर किया जाता है। साथ साथ में ये तस्वीरें हैं भगवान जगन्नाथ की और उनके सिबलिंग्स के साथ में, और इस तरीके से ये प्रोसेशन को लिया जाता है। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था फॉर 2 जुलाई। बाकी के वीडियोस के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हमारा ये जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।